तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर फ्रोस्ट अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज़ करते हुए उन टेंटिकल से अपनी जान बचाकर भागते हैं और फिर इंस्पेक्टर जू फैंग और मिस्टर फ्रोस्ट उस आइलैंड से चले जाते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि एल्डर फियोना की हेल्प करने के लिए वहाँ पर 3 बहुत ही पावरफुल एल्डर्स आ गए थे और उसी टाइम वहाँ पर लीडर होंग भी आ गए थे। तो वो उन तीनों को उस आइलैंड पर अटैक करने का चांस देते हैं, पर हमने देखा कि वो तीनों एल्डर उस मॉन्स्टर को मारने में नाकाम हो गए थे और वो वहाँ से चले गए थे। तो अब लीडर होंग उस मॉन्स्टर को किल करने के लिए जाते हैं, पर उसी के साथ वो एपिसोड खत्म हो गया था। तो अब ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लीडर होंग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं। तो वो टेंटिकल्स भी लीडर होंग पर अटैक करने लगते हैं। तो लीडर होंग उसके अटैक को डॉज करते हैं और कहते हैं ये टेंटिकल्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो उस पर एक छोटा सा अटैक करते हैं और देखते हैं कि जैसे ही उनका अटैक उस टेंटिकल पर जाकर लगता है और वो इंजर्ड हो जाता है, पर उसी टाइम वो फिर से हील हो जाता है। तो उस टेंटिकल को इतनी जल्दी से हील होता देखकर लीडर होंग कहते हैं कि मैंने ये पहले ही गैस कर लिया था कि ये टेंटिकल बहुत स्पीड के साथ अपने आप को हील कर सकता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसे 16 टेंटिकल्स हैं। और फिर जैसे ही वो सब टेंटिकल्स मिलकर लीडर होंग पर अटैक करने लगते हैं, तो ये देखकर लीडर होंग वहाँ पर अपनी पावर से एक फील्ड बना लेते हैं और जितने भी टेंटिकल्स उनकी इस फील्ड में आ जाते हैं तो वो वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं। यानी कि लीडर होंग की ये जो फील्ड है इसमें कोई भी टेंटिकल्स अपनी मर्जी से हिल नहीं सकता और उनकी ये फील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यानी कि वो अपनी फील्ड में जो चाहे वो कर सकते हैं और ये टेंटिकल वहाँ पर हिल भी नहीं सकते। तो अब लीडर होंग अपनी उस फील्ड में उस टेंटिकल को बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहते हैं ये रेड वाइन्स तो एंशिएंट सिविलाइजेशन के ज़माने की हैं, मुझे नहीं लगा था कि ये रेड वाइन्स अभी तक इस अर्थ पर मौजूद होंगी। और फिर वो कहते हैं कि ये फैंग हमारे लिए एक लकी स्टार की तरह है, इससे हमें इस बार बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगी। और फिर वो कहते हैं कि जब मैं हेडक्वार्टर वापस जाऊँगा तो मैं उसे एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ दूंगा। और इसी के साथ वो वहाँ पर एक बहुत ही ज़ोरदार ब्लास्ट करते हैं और हमें यहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता कि लीडर होंग इन टेंटिकल्स के साथ क्या करते हैं, पर हमें यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये सभी टेंटिकल इसमें जलकर राख हो गए होंगे। पर ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में मालूम हो जाएगा कि लीडर होंग ने इन टेंटिकल्स के साथ क्या किया। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जू फैंग को जिगजियान मार्शल हॉल में लाकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही हॉल मास्टर हमें बुलाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से पिक करने के लिए आ जाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फैंग जिगजियान मार्शल हॉल की तरफ चलता जा रहा होता है और सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी इस मार्शल हॉल से ग्रेजुएट हो जाऊंगा। यहाँ से इतनी जल्दी ग्रेजुएट होना तो ऐसे है जैसे कि मैं अपनी खुली आंखों से कोई ख्वाब देख रहा हूँ। और फिर फैंग कहता है कि मैंने जो ली याओ के साथ मिस्ट आइलैंड पर फाइट की थी, इससे अब ये तो कन्फर्म हो गया है कि अब ली याओ मेरा पीछा नहीं करेगा और मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझे उसकी ट्रिक्स से बचकर रहना होगा। और वो कहता है इसके अलावा मुझे जो इस ट्रिप से गिफ्ट्स मिले हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं और इन सब में जो एक बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट है वो वाटर ऑफ लाइफ है, जिससे मैं ब्रदर हुआ और ब्रदर जैंग की इंजरीज को हील कर पाऊंगा, जिससे वो अपनी लाइफ नॉर्मली गुजार पाएंगे। अब बस मुझे आराम से हॉल मास्टर के बुलाने का वेट करना होगा। इसी के साथ व्यू चेंज होता और हम देखते हैं ली याओ को, जिसने के बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और वो बहुत ही ज्यादा नशे में होता है, पर फिर भी वो नहीं रुकता और भी ज्यादा ड्रिंक करता रहता है। तभी वहाँ पर ली याओ की वाइफ वेनिना आती है और वो कहती है ली याओ तुम्हें इस बार के फेलियर का ब्लेम अपने आप पर नहीं लेना चाहिए। और वो ली याओ से वाइन वाली बोतल छीन लेती है और कहती है ली याओ तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। तो ली याओ कहता है कि मैं अपने आप को बिल्कुल ही होपलेस फील कर रहा हूँ। तो वेनिना कहती है ली याओ तुम्हें इस तरह से अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बहुत ही लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं और हमने बहुत ही ज़्यादा फाइट्स भी करी हैं, पर मैंने पहले कभी भी तुम्हें इस हालत में नहीं देखा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ली याओ उससे बताता है कि वो फैंग अब मेंटल मास्टर की पीक पर पहुंच चुका है और साथ ही साथ वो हाई लेवल का गॉड ऑफ वार भी बन गया है और अब मैं उसका ओपोनेंट नहीं रहा क्योंकि वो फैंग मुझसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सुनकर वेनिना कहती है क्या वो फैंग मेंटल मास्टर की पीक पर पहुंच चुका है और साथ ही साथ वो हाई लेवल का गॉड ऑफ वार भी बन गया है। तो वेनिना ली याओ से कहती है तो क्या हुआ अगर वो हाई लेवल का गॉड ऑफ वार बन गया है, हमारी बोलिनास फैमिली में अभी भी बहुत सारे हाई लेवल के गॉड ऑफ वार वॉरियर्स हैं, मुझे उस फैंग को मारने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगी, चाहे फिर इसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। तो ली याओ उसे कहता है कि तुम अभी भी कुछ भी नहीं समझ रही, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ट्री स्पिरिट एक वॉरियर के लिए क्या मायने रखती है। और साथ ही साथ इस बार उस फैंग को बहुत ही ज्यादा
कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी मिलेंगे। और क्या तुम्हें लगता है कि उसके साथ जिगजियान मार्शल हॉल की सपोर्ट के होते हुए कोई भी वॉरियर ऐसा होगा जो कि हमारे साथ मिलकर उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत करेगा? तो ये सुनकर वेलिना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो वाइन की बोतल होती है वो उसे तोड़ देती है। तो लिया उसे बताता है कि इस वर्ल्ड में बस ऐसे कुछ ही लोग हैं जो कि जिगजियान मार्शल हॉल के अगेंस्ट जाने की हिम्मत रखते हैं। तो वेलिना लिया उसे कहती है कि हम किसी और पर रिलाय नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें खुद ही ब्रेक थ्रू करना होगा और गॉड ऑफ वार के एग्जिस्टेंस को क्रॉस करके बियॉन्ड गॉड ऑफ वार बनना होगा। और जैसे ही तुम बियॉन्ड गॉड ऑफ वार बन जाओगे तो फिर तुम उस फैंग से खुद ही बदला ले पाओगे और हमें फिर इसके लिए किसी और की हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं होगी। अब यहाँ से व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग के विला को, जिसमें कि फैंग बहुत ही आराम के साथ सो रहा होता है। और जैसे ही फैंग वहाँ से उठकर बाहर बालकनी में आता है तो उसे वहाँ पर नीचे इंस्पेक्टर जू नजर आते हैं। तो जैसे ही फैंग इंस्पेक्टर जू को नीचे देखता है तो वो सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं इस विला में 2 से 3 साल रुकूंगा, पर अब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से बहुत ही जल्दी जाना होगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग इंस्पेक्टर जू के साथ गाड़ी में बैठकर जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा होता है। तो अब जैसे ही फैंग जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर में पहुंचता है तो वो जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बस उस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को ही देख रहा होता है, क्योंकि वो हेडक्वार्टर बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। तो अब वहाँ पर एक होलोग्राफ रोबोट गर्ल आती है और वो इंस्पेक्टर जू और फैंग को स्कैन करते हुए कहती है कि आप दोनों अंदर जा सकते हैं। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर जू और फैंग दोनों ही हेडक्वार्टर के अंदर चले जाते हैं। तो अब हेडक्वार्टर में फर्स्ट लीडर के रूम की तरफ जाते हुए इंस्पेक्टर जू फैंग को कहते हैं, तुम्हारे इस बार का कंट्रीब्यूशन शेयर मुझसे बहुत ही ज्यादा है। तो ये सुनकर फैंग उन्हें रिप्लाई में कहता है कि मैं लकी हूँ जो मुझे एक्सीडेंटली वो मिस्ट आइलैंड मिल गया। तो इंस्पेक्टर जू फैंग को कहते हैं कि लकी होना भी हमारी स्ट्रेंथ का ही एक हिस्सा है। और फिर जैसे ही वो दोनों फर्स्ट लीडर के रूम के सामने आते हैं तो फर्स्ट लीडर फैंग को आवाज देते हुए कहते हैं, फैंग अंदर आ जाओ। और फिर फैंग फर्स्ट लीडर के रूम के अंदर आ जाता है। तो जैसे ही फैंग रूम के अंदर आता है तो लीडर उसे अपने सामने बैठने को कहते हैं। तो फैंग लीडर के सामने बैठ जाता है। तो अब लीडर होंग फैंग को कहते हैं कि तुमने ये जो मिस्ट आइलैंड को ढूंढा और हमें इसके बारे में रिपोर्ट किया और वहाँ पर हमें जो भी ट्री स्पिरिट्स और विलो हार्ट मिले हैं उसमें से हम 10% शेयर्स तुम्हें दे रहे हैं। और इन ट्री स्पिरिट्स को कलेक्ट करते टाइम तुमने भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी, इसलिए मैं तुम्हें 5% एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट दे रहा हूँ। अब तुम्हारे पास टोटल 15% डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। तो ये सुनकर फैंग हैरानी के साथ कहता है, 15% डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स? तो लीडर होंग फैंग को बताते हैं कि हमने उस आइलैंड से 98 ट्री स्पिरिट्स को कलेक्ट किया है, जिनमें से ये 12 ट्री स्पिरिट्स तुम्हारी हैं और ये 15% डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनते हैं और ये सारी 12 ट्री स्पिरिट्स अब तुम्हारी हैं। तो ये सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है कि ये ट्री स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इनमें से बस मैंने एक ही ट्री स्पिरिट को यूज किया और मेरी पावर डबल हो गई, पर हाल मास्टर को इन ट्री स्पिरिट्स का इतना ज्यादा नॉलेज कैसे है? तो फैंग हाल मास्टर से पूछता है, हाल मास्टर क्या ये ब्लैक क्रो रूट और ये 1000 ईयर ओल्ड विलो हार्ट वाकई ही 1000 ईयर ओल्ड है? तो हाल मास्टर कहते हैं, हाँ ये 12 के 12 ट्री स्पिरिट्स 1000 ईयर ओल्ड हैं और लोग इन ट्री स्पिरिट्स के बारे में जानते हैं कि इनको यूज करने से इसका इफेक्ट कितना ज्यादा अमेजिंग है। और तुमने तो इनमें से एक ट्री स्पिरिट को यूज किया है, तुम्हें तो पता ही है कि इसका इफेक्ट कितना ज्यादा अमेजिंग है और ये वॉरियर की पावर को कितना ज्यादा बूस्ट करता है और उसकी पावर को भी डबल कर देता है। और ये ट्री स्पिरिट किसी ऐसे वॉरियर के लिए किसी भी काम की नहीं है जो कि हाई लेवल के गॉड ऑफ वार की पीक पर पहुंच चुका हो। और अगर तुम इनको अपने लिए यूज करते हो तो ये तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सो मैं तुम्हें इसे किसी दूसरे ट्रेजर के साथ एक्सचेंज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दूंगा। और ये कहते साथ ही वो अपने आसपास बहुत सारे ट्रेजर का होलोग्राम ले आते हैं और उनमें से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर का होलोग्राम वो फैंग के सामने करते हैं। और जैसे ही फैंग उस होलोग्राम को टच करता है तो वो उसके अंदर चला जाता है और तभी उसे वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ ये कहती है, सिस्टम एक्टिवेटेड, सारे ट्रेजर आपके सामने डिस्प्ले किए जा रहे हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद आता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वहाँ पर सबसे पहले एक ट्रेजर आता है जो होता है SS क्लास कॉम्बैट वेपन और वो एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड होती है जिसकी पावर है आइस नाइट्रोजन और उसका फ्रीजिंग स्किल वॉरियर की जेनेटिक एनर्जी के साथ कंबाइन होने के बाद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, यानी कि वो अपनी ही एक फील्ड बना सकता है और उस फील्ड के एरिया में स्वॉर्ड की फ्रीजिंग पावर इतनी ज़्यादा होगी कि फैंग की मर्जी के अलावा कोई भी स्टैंड नहीं कर पाएगा और वो सभी वहाँ पर फ्रीज होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और फिर वहाँ पर सेकंड वेपन आता है और वो भी SS क्लास का कॉम्बैट वेपन होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेवल विप और ये 2 टाइप्स के अटैक कर सकता है। जिसके बाद वहाँ पर थर्ड वेपन आता है
है वो भी SS क्लास का कॉम्बैट वेपन होता है जिसका नाम है विंग स्पेन मैग्नेटिक स्वॉर्ड। और सच में ये स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और इसी के साथ साथ अगर इस स्वॉर्ड को एक शील्ड के साथ अटैच कर दिया जाए तो ये स्वॉर्ड एक सुपर फंक्शनल वेपन बन जाता है और ये फ्लाई भी कर सकता है। यानी कि ये वेपन बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि थोर अपने वेपन के साथ अटैक भी कर सकता है और साथ ही वो अपने हैमर की हेल्प के साथ फ्लाई भी कर सकता है। बिल्कुल सेम इसी की तरह फैंग इस स्वॉर्ड को लेने के बाद फ्लाई भी कर सकता है और इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक भी कर सकता है। और इसी के साथ वहाँ पर 4th नंबर पर आता है ब्लैक गॉड आर्मर। और दोस्तों ब्लैक गॉड आर्मर की पावर्स के बारे में तो हमें पहले ही पता है। और फिर इसके बाद वहाँ पर आती है हेवन फॉरबिडन शटल। और इस हेवन फॉरबिड शटल की सीक्रेट टेक्निक है फोनिक्स अटैक और इसका स्पेशल अटैक है इलेक्ट्रोफ्लिंट। और ये अटैक्स किस टाइप के हैं ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में मालूम होगा। फैंग इन सब ट्रेजर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और काफ़ी एक्साइटेड भी होता है क्योंकि ये सारे ही ट्रेजर्स और वेपन्स फैंग के लिए न्यू हैं। इनमें से फैंग को सिर्फ ब्लैक गॉड आर्मर की ही नॉलेज है और बाकी किसी भी वेपन के बारे में फैंग को कोई भी नॉलेज नहीं है और ना ही उसे पता है कि ये अटैक किस तरह काम करते हैं। अब फैंग इन सब वेपन्स के बारे में सोच ही रहा होता है कि वो इनमें से कौन सा वेपन सिलेक्ट करे। पर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं 1-2 दिन में अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा।